हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज फिर से मैं एएससी क्लासेज में उपस्थित हुआ हूं और जिसमें मैं पिछले क्लास में जो ईवीएस का कुछ जो सिलेबस था उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज ईवीएस का जो पहला क्लासेज है, जो पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होने जा रही है, जो पेडागोजी का क्लासेज है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षण से, या हम कह सकते हैं पेडागोजी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन 15 में 15 आपको या 15 मार्क्स का आपको आना एकदम आवश्यक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 15 मार्क्स जो है वह आपके थीम से आता है, जो कि वह सभी लोग लगभग बनाते हैं। उसके अलावा 15 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए पहला क्लास में और सिलेबस के बाद पहला क्लास में हम सबसे पहले पेडागोजी शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे या आपके वीडियो में देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, ईवीएस का पेडागोजी। और इसमें क्लास 1 जो है वह क्लास 1 है आपका, यह है कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। आप जानते होंगे कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे पहले देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वह पर्यावरण से, इस पर्यावरण से थोड़ा सा अलग हट के रहता है। लेकिन यह पर्यावरण जो है, यह सीटेट का जो पर्यावरण है, यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर्यावरण के माध्यम से बच्चे कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे उसके विषय में हम लोग जानना है। आप लोग जानते होंगे कि एनसीईआरटी का जो 3 से लेकर 5 तक का जो पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से भी अगर मेहनत करते उसके विषय में तो आपको 15 पेडागोजी में 15 में 15 आना आप एकदम सुनिश्चित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक पर आते हैं। आप जानते होंगे, बिना समय बर्बाद किए हुए आप सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़कर अपने दोस्तों को भी कहिए, इसको दोस्तों को भी जुड़ने कहिए और दोस्तों को भी कहिए कि इसको लाइक और शेयर कर दे। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य। सबसे पहले आप जानते होंगे पर्यावरण शब्द जो है वह पर्यावरण शब्द जो कि हमारे जो पर्यावरण का किताब है या पर्यावरण का जो चैप्टर है वह चैप्टर का सबसे पहला है, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में आसपास के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण जो है या पर्यावरण जो है, जिसको हम लोग परिज और आवरण के माध्यम से कहते हैं, या इसके दूसरे शीर्षक के रूप में इसको आसपास कहते हैं। आसपास, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं लुकिंग अराउंड। तो पर्यावरण जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग कहते हैं परिज और आवरण, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र। तो जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र है वह पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसी को दूसरे भाषा में अगर कहें तो पर्यावरण का, जैसे हम लोग अगर एनसीईआरटी बुक को ले तो उसमें आसपास शब्द से डिनोट किया गया है, आसपास शब्द कहा गया है, जिसका इंग्लिश होता है लुकिंग अराउंड। यहाँ हम देख रहे हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण शब्द जो है वह आया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए हम आसपास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और आसपास शब्द जो है वह कक्षा 3 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक भी आसपास है, और अंग्रेजी उसका क्या है, लुकिंग अराउंड है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। सब लोग एक बार सही सही कह दीजिए, सबको दिख रहा है आवाज सही सही जा रहा है कि नहीं। सब लोग कह दीजिए कि आवाज सही सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक भी आसपास है, और अंग्रेजी में इसको लुकिंग अराउंड भी कह सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप ईवीएस, या इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जिसका विस्तृत रूप होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। आप जानते होंगे ईवीएस का जो फुल फॉर्म है, या ईवीएस का जो विस्तृत रूप हम कह सकते हैं हिंदी में इसको, तो वह क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। आप जानते होंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को ही ईवीएस कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, आप लोग जानते होंगे कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण
को जो शब्द आया है या पर्यावरण जो हमारे कोर्स में शामिल किया गया है, कब से पर्यावरण को हमारे कोर्स में या पर्यावरण को क्यों पढ़ाया जा रहा है, कब से पढ़ाया जा रहा है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 1975 नेशनल करिकुलम कमेटी ने पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने का सिफारिश किया था। सिफारिश कब किया गया, आपको बता दे कि सिफारिश किया गया 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी के द्वारा। इसको क्या किया गया कि प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको क्या किया, इसका सिफारिश किया गया और 1977 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, आप देख रहे होंगे कि 1977 में इसको क्या किया गया कि लागू किया गया, जो कि कक्षा 1 और 2 के स्तर पर इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक और ये दोनों प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, तो दोनों को शामिल किया गया किस कक्षा में, कक्षा 1 और 2 के स्तर पर। तो अब आगे हम देखते हैं कक्षा 3 और 5 से समान विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए। इन्हें ईवीएस का भाग 1 और भाग 2 कहा जाए। ये सिफारिश पहले कब हुआ था, 1977 से पहले 1975 में यह सिफारिश हुआ कि पर्यावरण अध्ययन को क्या किया जाए कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसका सिफारिश 1975 में क्या किया गया, करिकुलम कमेटी द्वारा सिफारिश की गई और उसको लागू कब किया गया, 1977 में लागू किया गया कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण कक्षा 3 और 5 से समान विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए। इसकी भी बात की गई कि सामाजिक विज्ञान और समान विज्ञान ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और इसके ईवीएस भाग 1 और भाग 2 कहा जाए, इसके बारे में भी प्रयास किया गया। अब देखते हैं, अब हम जानते हैं या आप लोग पढ़ते भी होंगे कि एनसीएफ 2005, कई एनसीएफ आए लेकिन 2005 एनसीएफ के द्वारा पर्यावरण के विषय में कई जानकारी दी गई या पर्यावरण ही पेडागोजी के कई विषयों के विषय में जानकारी दी गई। तो पर्यावरण कह रहा है कि एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। जब एनसीएफ 2005 आया हमारा, तो एनसीएफ 2005 में के द्वारा यह सिफारिश की गई कि पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में किसको पढ़ाया जाना चाहिए, ये पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए। ये पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत मतलब एकीकृत करके पाठ्यक्रम के रूप में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बात हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि पर्यावरण शब्द से ही लगता है कि चारों तरफ का जितना भी वातावरण है, तो पर्यावरण शब्द को किस तरह से पर्यावरण अध्ययन के रूप में, सामाजिक विज्ञान और समान विज्ञान के रूप में उसको 2005 में एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया या 2005 से उसको एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में इसको शामिल किया गया। अब देखते हैं कि अब पर्यावरण, अब कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व। अब हम दोस्तों देख रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षण क्यों हमारे लिए आवश्यक है और पर्यावरण शिक्षण का क्या महत्व है। आप जानते होंगे कि पर्यावरण जो है, हम लोग बचपन से पर्यावरण के विषय में सुनते आ रहे हैं। पर्यावरण हम बच्चों को भी बताते हैं, हम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखें या पर्यावरण को दूषित नहीं करे, कि आगे चलकर हमारे जो कमिंग जनरेशन आएंगे या हमारे जो कमिंग जनरेशन आएंगे वह पर्यावरण को और अच्छे तरीके से यूज कर सके। क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन असंभव है, पर्यावरण के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसीलिए हम लोगों को ये कोशिश रहना चाहिए कि बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी, अपने कलीग को भी यह कहे कि पर्यावरण को शुद्ध रखने का कोशिश करें। आज पर्यावरण पर कई तरह के हमारी सरकार भी कई तरह से ध्यान देने जा रही है कि पर्यावरण को शुद्ध रखे। शुरुआती दौर में पर्यावरण को हम लोग बहुत खराब स्थिति में कर दिए। शुरुआत से ही हम लोग देखते हैं कि वृक्ष काटकर या नदी नाला के द्वारा नदियों में गंदा पानी भरकर सारा पर्यावरण को हम लोग दूषित कर दिए।
तो उसी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए या उसके महत्व को समझने के लिए हमें छोटे बच्चों को भी समझाना होगा, और महत्व को समझाने के लिए हम लोग कई तरह के नियम और कई तरह के रूल्स को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण का क्या महत्व है, पर्यावरण शिक्षण का क्यों कोर्स में या क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण शिक्षण जो है हमारे पर्यावरण में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में क्या है, सभी चीजें उपस्थित है और वह सभी चीजें सभी के लिए है, और इन सभी चीजों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। अगर पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक नहीं होता तो हम लोगों को पर्यावरण सीटेट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। सीटेट के लिए ही नहीं, हमारे पूरे जीवन काल के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका बहुत महत्व है। बिना पर्यावरण के हमारा जीवन असंभव है। तो हम सबसे पहले इसी को देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के महत्व किस लिए है, या पर्यावरण शिक्षण का कौन कौन सा महत्वपूर्ण महत्व है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उसको एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पर्यावरण के पेडागोजी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा पर्यावरण शिक्षण के महत्व में हम देखते हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान, पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? पर्यावरण की समस्याओं, पर्यावरण के निदान, पर्यावरण का संरक्षण करना कौन सिखाता है? पर्यावरण शिक्षण सिखाता है। हम जिस पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं वह पर्यावरण शिक्षण हमें इस तरह की चीजों को सिखाता है कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, समस्याएं आती है तो उसका कैसे निदान करें, इस सब के विषय में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि पर्यावरण, दूसरा जो पहला पॉइंट हो गया कि पर्यावरण शिक्षण हमें क्या क्या सिखाती है, समस्याओं निदान, पर्यावरण का जो कोई भी निदान या कोई भी तरह का समस्या है उसके निदान को बताता है, और पर्यावरण का संरक्षण हमें कैसे करना है उसके विषय में बता रहा है। नेक्स्ट है अब दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कह रहा पर्यावरण शिक्षण के द्वारा अब हम पर्यावरण को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, कैसे संतुलित रख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पर्यावरण को हम संतुलित नहीं रखेंगे, असंतुलित रखेंगे, तो हम लोगों का जीवन जो है वह अच्छे तरीके से, दैनिक जीवन जो है वह अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसमें माध्यम से, पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण को हम लोग संतुलित कैसे रखें, संतुलित कैसे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना, कि नागरिक को कैसे जागरूक करे, नागरिक को कैसे चेतना लाए, नागरिक में कैसे चेतना लाए, इसको बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? पर्यावरण शिक्षण। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षण अगर हम लोग नहीं ले या हम बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण नहीं दे तो हम लोगों का जीवन जो है वह क्या हो जाएगा कि नर्क के समान हो जाएगा। हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि पर्यावरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है, पर्यावरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो चीज हम बता रहे हैं आपको लग रहा होगा कि इतना चीज तो हम लोग खुद जान रहे हैं। ऐसा नहीं है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पेडागोजी है उसको अगर आप जान रहे हैं तो और अच्छे तरीके से उसको याद रख ले, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या पिछले सीटेट में पूछा है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखें कि पर्यावरण से रिलेटेड, जो पर्यावरण शिक्षण से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, हम लोग जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह पहले अपने आस पड़ोस में जाता है, और आस पड़ोस के द्वारा
वह अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से जब मिलता जुलता है तो उसके साथ साथ वह उसके साथ साथ पर्यावरण को भी अडॉप्ट करता है, उसके आस पड़ोस के जो भी वातावरण उसको भी अडॉप्ट करता है, और अडॉप्ट करके वह उसे नकल करके या उसके द्वारा जो कुछ उसको सीखने के लिए मिलता है वह सीखता जाता है। यह कह रहा है कि पर्यावरण, जो पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण के द्वारा मनुष्य क्या क्या सीखता है। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहे, पर्यावरण नहीं रहे, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेडागोजी में हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि पर्यावरण जो है वह पर्यावरण डेवलपमेंट में पर्यावरण का रोल बहुत ही अहम होता है। पर्यावरण के बिना हम लोग डेवलपमेंट नहीं करा पाएंगे या बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वह पर्यावरण, या हम उसको कहते हैं पर्यावरण और इन्वायरमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्यावरण और उसका हेरिडिटी जिसको हम अनुवांशिकी कहते हैं, उसका गुणनफल है। डेवलपमेंट क्या है? पर्यावरण और अनुवांशिकी का क्या है? गुणनफल है। इसीलिए पर्यावरण जो है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है कि वह किस तरह का संबंध पर्यावरण और मनुष्य के क्रियाओं के बीच किस तरह का संबंध है, ये दर्शाता है कौन? पर्यावरण शिक्षण। नेक्स्ट पर हम आते हैं। पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक, अब घटक इसका जो टूल्स है, घटक इसका जो टूल्स है या टाइप्स है, वह क्या दर्शाता है कि किस तरह से जैविक, पर्यावरण के घटक जैविक, जैसे जैविक में कौन कौन सा आता है? जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं। उसके बाद कौन आ जाता है? वह जानवर आ जाता है। आदि चीज जो है वह जैविक है। और जैविक क्या है? वह घटक है किसका? वह पर्यावरण के। तो पर्यावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक, वह दोनों हमारे लिए कितनी आवश्यक है, यह कौन बताता है? पर्यावरण शिक्षण। तो पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से मनुष्य क्या सीखता है कि वह जैविक और अजैविक क्रियाओं को कैसे आवश्यक है हमारे लिए, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके विषय में हमें पर्यावरण शिक्षण बताता है। तो पर्यावरण शिक्षण से ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक, अजैविक। अब अजैविक में क्या क्या आ जाता है? जैसे प्रकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, आदि कई तरह की चीज है जिसके माध्यम से हम जो है वह अजैविक घटकों के बारे में जानते हैं। और यह जैविक घटकों के बारे में, जैविक घटकों आप जानते होंगे कि पेडागोजी में जैविक घटकों का भी बहुत ही महत्व है और जैविक घटकों का ही उतना ही महत्व है। अगर पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक नहीं हो तो पर्यावरण के बिना हम लोग, या जैविक और अजैविक घटक के बिना हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण से हमें क्या ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक और अजैविक दोनों हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण और उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि पर्यावरण शिक्षण जो हमें प्रदूषण और उससे प्रभावित या उससे जनित, उससे प्रदूषण से जो कई तरह के रोग हमें होता है, उसके विषय में हमें जानकारी कौन देता है? वह पर्यावरण शिक्षण देता है। अगर पर्यावरण शिक्षण नहीं रहे तो हमें प्रदूषण और प्रदूषण से फैलने वाले रोगों के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाएगा। और नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बार बार प्रदूषण से रिलेटेड रोगों से पीड़ित हो जाएंगे और हम लोगों का जीवन जो है वह समाप्त हो जाएगा, हम लोग आगे जीवन नहीं जी पाएंगे। इसीलिए पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से प्रदूषण और उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पहलू था। आप जानते हैं, ऐसे तो हम लोग खुद सब जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण के महत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है। और पर्यावरण का महत्व जानने के लिए यही तो, इतने तो पॉइंट नहीं है, पर्यावरण का कई तरीके से महत्व है, कई तरीके से हमारे जीवन के लिए महत्व है। और वह महत्व हमारे एग्जाम, अभी जो हम बताए आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट के विषय में बताए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है और तभी जाकर
पर्यावरण के महत्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बना पाएंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षण के महत्व को हम लोग जान लिए कि पर्यावरण शिक्षण हमारे लिए या हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं जिसको हम लोग डेवलपमेंट करा रहे हैं, वह कैसे इसके महत्व को जाने, पर्यावरण के महत्व को कैसे जान पाए, वह पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पर्यावरण शिक्षण को पढ़ाया जाता है, या पर्यावरण शिक्षण को पढ़ाने का क्या मूल लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि पर्यावरण शिक्षण का कई महत्व है, ये यहाँ बता रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में। अब देखते हैं कि हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं। जब हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं, आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि जब हम पर्यावरण शिक्षा क्या करते हैं, पर्यावरण शिक्षण या पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए वह पर्यावरण के महत्व जो निहित है या पर्यावरण का महत्व निहित है, अन्यथा वह शिक्षा बिना पर्यावरण के महत्व का शिक्षा व्यर्थ है। अगर हम कोई भी शिक्षा लेते हैं, जब हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पर्यावरण के महत्व निहित हो या नहीं है। अगर नहीं है महत्व, अगर पर्यावरण शिक्षण के महत्व को वह नहीं जाना है, तो शिक्षा व्यर्थ है। अगर पर्यावरण शिक्षण को नहीं जाना तो शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान हमें पियाजे के कथन, अब देखिए जीन पियाजे साहब जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोग पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी अगर पढ़े होंगे या सीडीपी आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि जो लोग सीटेट का तैयारी करते हैं वह सीडीपी में भी जीन पियाजे के बारे में पढ़े ही होंगे। तो जीन पियाजे का एक कथन है, वह है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है, जीन पियाजे साहब का ये स्टेटमेंट यह कह रहा है कि जब तक हम लोग, जीन पियाजे से पहले तक हम लोग यही समझते थे कि बच्चे जो है वह कोरिसलेट के समान है और वह हम लोग जो ज्ञान देते हैं उसी ज्ञान को वह अर्जन करते हैं। लेकिन जीन पियाजे साहब ने यह साबित कर दिया कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे खुद एक नन्हे साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक है, और वह अपने ज्ञान का अर्जन खुद से करता है। वह अपने ज्ञान का अर्जन आस पड़ोस से, अपने पेरेंट्स से, अपने सामाजिक स्थिति से सीखता है और फिर वह आगे बढ़ता है। अपना अनुभव के द्वारा वह आगे बढ़ता है, अपना मैच्योरेशन लेता है अपने अनुभव के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ कहने का मतलब है कि अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान पियाजे का कथन है, पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इन सृजन को वह निम्न चीजों के माध्यम से करते हैं। वह इस मद्देनजर निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करते हैं या ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसका कहने का मतलब है, बच्चे जब पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं या पर्यावरण के महत्व को समझेंगे तो वह उस लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब इन निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। अब निम्न बात क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति छात्रों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना, स्मरण शक्ति का विकास करना। अब जीन पियाजे कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति बच्चों को या छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उसके प्रति उसको मोटिवेट करना चाहिए कि उसके प्रति उसको जिज्ञासा जागृत करवाना चाहिए, रुचि जागृत करना चाहिए, तभी पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि जब तक पर्यावरण के प्रति बच्चों को रुचि नहीं होगा तब तक वह पर्यावरण के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसको रुचि, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए आसपास के पर्यावरण से छात्रों को परिचित कराना। अब देखिए जीन पियाजे साहब कहते हैं कि आसपास के पर्यावरण से भी उसको परिचित कराना है। आसपास का जो पर्यावरण है उससे भी उसको, आसपास के पर्यावरण से छात्रों को परिचित कराना और उसमें उसको भागीदारी भी करवाना है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल स्कूल में कई तरह के एक्टिविटी, कई तरह के क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी दी जाती है और पर्यावरण में उसका सक्रिय भागीदारी कराया जाता है। आप देखते होंगे आज
थ्योरी क्लास से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है, एक्टिविटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, जीन पियाजे साहब भी कहते हैं, जीन पियाजे साहब का कथन है कि पर्यावरण जो है वह छात्रों को पर्यावरण से के छात्रों को पर्यावरण के विषय में परिचित भी कराना है और उसमें सक्रिय भागीदारी भी उसको करवाना है, सक्रिय भागीदारी भी करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखिए, 2 पॉइंट तो इसका हो गया, उसमें रुचि उसको जगवाना है कि वह उसके विषय में रुचि ले, पर्यावरण के प्रति उसका रुचि जागृत हो। दूसरा है कि वह कई तरह के क्रियाकलापों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से उसको क्या कराना है कि पर्यावरण के में सक्रिय भागीदारी कराना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति, अब यहाँ कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना, प्राकृतिक विभिन्नता एवं इसके कारणों को बताना। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जो है वह संकल्प लेना और उसके दृष्टिकोण को मोटिवेट करना कि किस तरह से वह क्या करता है कि संपूर्ण दृष्टिकोण, संपूर्ण जो दृष्टिकोण का विकास करना, प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में कुछ कुछ भिन्नता है, इसके विषय में भी उसको जागृत करना है और जागृत करके फिर उसको क्या करना है, जागृत करके उसके विषय में बताना है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके विषय में उसको जागृत करना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, जीन पियाजे साहब कहते हैं कि किस तरह से दृष्टिकोण वह उसका दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक दृष्टिकोण हो। और कह रहा है प्राकृतिक भिन्नता। अब हम प्राकृतिक भिन्नता हम लोग देखते होंगे कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें कई तरह के प्राकृतिक भिन्नता है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पानी है, कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि उसको उस तरह के दृष्टिकोण का विकास करना है कि जिससे वह प्राकृतिक विभिन्नता को समझ पाए और उस विभिन्नता, प्राकृतिक भिन्नता के अनुसार वह उस पर्यावरण को संरक्षित कर सके, अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वह प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को जान सके या बता सके। ये तो 3 पॉइंट हो गया। ये हो गया पर्यावरण के उद्देश्य, पर्यावरण का मुख्य क्या क्या उद्देश्य है उसके विषय में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आप सभी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं अगर दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं हमें, हम उसके आपके समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि छात्रों को यह भी बताना है कि पर्यावरण हमारा धरोहर है। ये सारा कथन हमारे जीन पियाजे साहब का है और जीन पियाजे साहब साइकोलॉजिस्ट के गिने चुने विद्वानों में से एक थे। आप जानते होंगे अगर जीन पियाजे नहीं रहते तो हम लोग बच्चों को कोरी स्लेट समान समझते, ये पहले भी हम बता चुके हैं आप। तो यह कह रहा है कि पर्यावरण या विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारा क्या है, धरोहर है और हम उसके पालक हैं, कि पर्यावरण हमें जो मिला हुआ है या पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसके विषय में हम लोगों को बताना है कि पर्यावरण हमारा धरोहर है और हम उसके संरक्षक हैं, हम उसके पालक हैं। अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना आवश्यक है। अब देखिए उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना है कि भौतिक परिवेश, आप जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं वह जैविक परिवेश जो है वह सारा भौतिक परिवेश है और उस भौतिक परिवेश में के प्रति जागरूकता लाते हुए संवेदनशीलता मतलब उसके प्रति दया भाव दिखाते हुए उसको संरक्षित करना है, उसके विषय में उसका संरक्षित कर उसको आगे बढ़ाना है या उसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं आ जाए, वह दूषित नहीं हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण जो हमारा धरोहर है उसको हम संजोए के रखें, उसका संरक्षण अच्छे तरीके से करें। इसीलिए भौतिक परिवेश के प्रति करा जागरूकता लाने के लिए और उसके विषय में उसको संवेदनशील करके विकास करने के लिए ये जीन पियाजे साहब भी कहते हैं और हम लोग भी महसूस करते हैं। आज हम लोग जानते हैं
कि जिस तरह से जब हमारा संविधान बना तो संविधान के माध्यम से हमें हमारा मौलिक कर्तव्य को दिखाया गया कि मौलिक कर्तव्य हमारा क्या क्या है। क्यों हमको मौलिक कर्तव्य दिया गया? क्योंकि हम अपने देश के प्रति हम जान पाए कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है। उसी तरह से पर्यावरण के विषय में पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा कि जानकारी दिया जाना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है पर्यावरण के प्रति। ठीक है, तो भौतिक परिवेशों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का। अब देखिए कि सामाजिक परिवेश के प्रति अब कह रहा है कि छात्रों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का भी हम लोगों को विकास करना है। संवेदनशीलता के प्रति भी हम लोगों को विकास करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना, जिससे कि हम पर्यावरण का उद्देश्य को पूरा कर पाए। इसके अलावा हम कह रहे हैं, इसके आगे कह रहा है कि उसमें सामाजिक मूल्यों, अब सामाजिक मूल्यों जो समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते, और वह वातावरण को कैसे प्रदूषित नहीं करना है, एंटी सोशल नहीं बनना है, किस तरह से हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसको कैसे निभाना है। तो सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वह स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार। अब स्वस्थ स्पर्धा मतलब कि एक स्वस्थ जो है, एक स्वस्थ माहौल बनाना कैसे आवश्यक है, स्वस्थ माहौल के लिए तैयार करना, स्वस्थ समाज देना, इसके प्रति जागरूक करने का क्या है कि एक छात्र का भागीदारी है, छात्र का कर्तव्य है। ठीक है, तो सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना और एक स्वस्थ या हेल्दी समाज बनाना, ये क्या है पर्यावरण शिक्षण का भी ये भी लक्ष्य है। ठीक है, तो उस लक्ष्य के प्रति संवेदनशील का विकास करना या स्वस्थ स्पर्धा के लिए उसको तैयार करना, ये किसका कर्तव्य है? पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से मनुष्य का कर्तव्य है। अब नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना। अब कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन पर आज जो पर्यावरण हमारा है, पर्यावरण कई तरीके से दूषित होते जा रहा है, और उस दूषित होने से हमारे जीवन, जो मनुष्य का जो जीवन है वह कितना दूषित होता जा रहा है, वह मनुष्य के जीवन पर कितने तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न तरह के बीमारियां जो हमें कम ही उम्र में घेरते जा रही है, इसका सारा जो श्रेय है वह हमारे दूषित पर्यावरण को जा रहा है। अगर हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होता तो आज हम विभिन्न तरह के रोगों से ग्रसित नहीं होते। आज हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वह कई तरह के बीमारियों से ग्रसित होते जा रहा है। वह उसका मुख्य कारण है कि प्रदूषित पर्यावरण। तो प्रदूषित पर्यावरण कह रहा है कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना। क्या उद्देश्य है इसका? पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो दूषित वातावरण का, जो दूषित पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, उसके विषय में जागरूक करना, यह भी पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हमने देखा कि पर्यावरण के कई मुख्य उद्देश्य हैं, और कई मुख्य उद्देश्य के माध्यम से हम ये बच्चों को बताने जा रहे हैं कि या बच्चों को जानना है कि किस तरह से पर्यावरण को संजोए के रखना है, और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है, क्यों पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण के महत्व को जानकर फिर हम इसके उद्देश्य को या पर्यावरण के लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके महत्व को जान लिए। उसके बाद उसके उद्देश्य को जान लिए। अब उद्देश्य में और कुछ पॉइंट है जो हमारे जीन प्याजे साहब के द्वारा ही दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना। अब हमारा क्या है पर्यावरण शिक्षण का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि पर्यावरण प्रदूषण और उसके संरक्षण को जानना। पर्यावरण प्रदूषण मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि आज हम जब वृक्ष को काट दिए हैं या हम सारे जंगल को समाप्त कर दिए, धीरे धीरे हमारा पानी दूषित होते जा रहा है। तो उसके विषय में भी इसका लक्ष्य क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण के विषय में भी उनको बताना, और पर्यावरण को संरक्षण के विषय में ये भी लक्ष्य है हमारा, ये भी उद्देश्य है किसका? पर्यावरण शिक्षण का। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि
कह रहा है कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना, और अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। यह वास्तविक जीवन के जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन हम कह रहे हैं कि आज हमें जो भी पानी मिल रहे हैं, आज हम अपने पानी का एक, आप लोग जानते होंगे या हम लोग जानते हैं कि पीने वाला पानी हमारे जीवन के लिए सिर्फ 2% बचा हुआ है, और इस 2% पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 2% पानी जो है, पृथ्वी के अंदर 2% पानी पीने वाला बचा हुआ है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना, उसी चीजों के बारे में छात्रों को बताना है कि हमारा जो जीवन है वह जीवन इस पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज है, चाहे वह पानी हो चाहे वो अन्य चीज है, वह उसको कैसे संजो के रखना है, उसको किस तरह से हम बचा बचा के चलना है कि जिससे कि आने वाले पीढ़ी को भी पानी के लिए तरसना नहीं पड़े। तो छात्रों को सामाजिक समस्याओं से अवगत करना अर्थात वास्तविक जीवन के चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि छात्रों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। अब एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जिसको पर्यावरण के महत्व को वह जान सके, और पर्यावरण को महत्व को जिसने जाना है वह अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना भी पर्यावरण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है उसके बाद छात्रों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना। अब विश्व में विश्व बंधुत्व मतलब भाई भाई का भावना से कैसे ओतप्रेत किया जाए, यह भी पर्यावरण शिक्षण का लक्ष्य है कि छात्रों को जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना भी पर्यावरण का लक्ष्य है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षण का लक्ष्य है कि विश्व बंधुत्व मतलब हम लोग जो है वह एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ जो भी हमारा पर्यावरण बचा हुआ है वह सभी के लिए बचा रहे और सभी उससे प्रभावित हो, इसके विषय में भी हमको पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से जानकारी देना है, और यह भी लक्ष्य है हमारा। नेक्स्ट है कि सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्षी गतिविधियों, सार्थक अधिगम हम कह सकते हैं कि एक सार्थक अधिगम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव अधिगम जो है, पॉजिटिव लर्निंग जो है, एक प्रभावशाली लर्निंग जो है वह उसके लिए क्या करना है कि कक्षा कक्षी गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश, हम लोग विद्यालय में जो पढ़ते इसके साथ साथ विद्यालय के बाहर से जो परिवेश है उससे भी जोड़कर और उससे प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित कर भी हम पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हम लोग आज तक विद्यालय में जो पढ़ते हैं या घर में जो पढ़ते हैं उसको हम विद्यालय से बाहर या घर से बाहर उसको जोड़कर हम उससे मोटिवेट हो और उससे बच्चों को मोटिवेट करें कि जिससे कि बाहरी दुनिया के विषय में, पर्यावरण के विषय में जानकारी प्राप्त हो। यह भी हमारे पर्यावरण शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी हम देख लिए कि हमारे जीन पियाजे साहब भी के और कई तरह के हमारे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि पर्यावरण शिक्षण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण शिक्षण के द्वारा किस तरह से पर्यावरण के महत्व को जानने का कोशिश किया जाना चाहिए कि पर्यावरण को शिक्षण का क्या क्या लक्ष्य हो सकता है, क्यों पर्यावरण शिक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण के शिक्षण के से रिलेटेड सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और महत्व से पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे रहते ही है, एक दो क्वेश्चन तो रहना अनिवार्य ही है पर्यावरण शिक्षण और महत्व से। तो हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तरह से इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं किसके क्वेश्चन पर, जो पर्यावरण शिक्षण एवं महत्व, पर्यावरण के महत्व एवं उसके उद्देश्य को बता रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीटेट में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं उस पर हम लोग आते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे है, यहाँ हम क्वेश्चन पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 2021 में 2021 में इसको पूछा गया था। तो इसको हम देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्मिता अपने छात्रों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आप जानते होंगे, कह रहे हैं कि अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी, आप लोग जानते हैं रूढ़िवादी छवियों का मतलब होता है, रूढ़िवादी मतलब होता है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मतलब जैसे हम लोग लड़का लड़की में विभेद करते हैं, यह काम लड़का ही कर सकता है और यह काम लड़की ही कर सकती है। इस तरह के बातों को या इस तरह के विभेद को हम लोग रूढ़िवादी विभेद कहते हैं। तो रूढ़िवादी विषमता कहते हैं। ये कह रहा है कि लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पहला जो इसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। पहला जो ऑप्शन है वह है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। दूसरा कह रहा है केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। तीसरा है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। और चौथा जो ऑप्शन है वह कर रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ कह रहा है कि लैंगिक विषमता किस तरह से, लैंगिक विषमता जो है वह लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। यह ऑप्शन सटीक नहीं लगता है, सटीक आंसर रूढ़िवादिता या लैंगिक विषमताओं को नहीं बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि केवल लड़कों के प्रतिदिन कार्य को साफ करने के, ऐसा नहीं है, इससे भी लैंगिक विषमता की बात नहीं पता चल पाती है। अब यहाँ पर कह रहा है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अब यहाँ पर ऑटो हमेशा देखते हैं हम लोग कि लड़कों की चलाने की बात होती है, और ऑटो जो है यहाँ वह एक छात्र की मां ऑटो चलाती है, तो उसके मां को कक्षा में बुलाने की बात की जा रही है, जो कि लैंगिक विषमता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शा रही है। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक महिला होकर ऑटो चला रही है, तो ये लैंगिक विषमताओं को क्या कर रही है, संवेदनशील कर रही है। तो एप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर ये आपका क्या हो जाएगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। रेस्ट जो ऑप्शन है वह रूढ़िवादिता या लैंगिक विषमता को क्या करता है, वह संवेदनशील नहीं कर रहा है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो आपके 2019 में पूछा हुआ है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए कि ये भी क्वेश्चन जो है पर्यावरण के महत्व और उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। अब देखते हैं कि पर्यावरण का जो शिक्षक है वह क्या कर रहा है बच्चों को, वह कह रहा है बच्चों को कह रहा है कि जानवर का अवलोकन और उसका चित्र, जैसे जानवर के विषय में या एनिमल्स के विषय में अवलोकन करे और उसका चित्र बनाए। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन क्या क्या कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। तीसरा कह रहा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। और चौथा, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ए, बी और सी होगा, या केवल ए और सी होगा, या केवल बी सी होगा, या केवल बी होगा, या केवल ए होगा। तो ये देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, और चार ऑप्शन का कूट में इसको करना है कि कौन कौन सब होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि ये जो है जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को जो प्रेरित करता है, इसका जो है क्या आंसर होना चाहिए। आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देते हैं, इसमें बताइए कि यह क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसका सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यह कह रहा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। ये हमें लगता है कि सही होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वह कह रहा है कि जानवरों का अवलोकन करें और उसका चित्र। ये क्या है कि करके सीखने पर जोर दे रहा है, कि जब हम करके सीखने पर किसी चीज पर, जैसे वह अवलोकन करेगा फिर उसका चित्र बनाएगा, तो यह उसके सृजनात्मकता को उसको डेवलप कराने की बात कर रहा है। सृजनात्मकता मतलब नए नए क्रिएटिविटी को
डेवलप कराने की बात कर रहा है। तो एक आंसर तो ये लग रहा है कि हो जाना चाहिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। तीसरा कह रहा है बच्चों में सौंदर्य। अब ये देखिए, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का, रचना कौशल का विकास यहाँ नहीं लग रहा है। इसीलिए नहीं लग रहा है कि ये रचना कौशल, यहाँ कौशल की विकास नहीं हो रहा है, ये तो बच्चों को अवलोकन का विकास हो रहा है, या अवलोकन कर वह चित्र बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। कब तीसरा ऑप्शन पर आ रहे हैं, कह रहा बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। अब सौंदर्यगत संवेदना में कई चीज आ जाते हैं, जैसे प्राकृतिक, चाहे यहाँ हम पर्यावरण से रिलेटेड है तो पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है या सौंदर्यता है उसके विषय में कह रहा है। तो ये लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। लग क्या रहा है कि ये आंसर होगा बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए और सी जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे कि कौन सा कूट में है। तो ये डी में है, ए और सी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा ए और सी। ए और सी जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जो पर्यावरण के महत्व और शिक्षण से रिलेटेड है। अब आप देख रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब एनसीएफ 2005 हम बताए थे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भी हमारे जीन प्याजे साहब कई तरह के कथन दिए। इसके अलावा भी एनसीएफ 2005 जो है कई पेडागोजी के विषय में स्पष्ट जानकारी देते हैं। एनसीएफ 2005 के द्वारा कई तरह के चेंजिंग हुए। एनसीएफ 2005 के द्वारा कई तरह के पाठ्यक्रम को शामिल किया, पाठ्यक्रम में कई चीज शामिल किया गया। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं पर जोर दे रहा है। यहाँ कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब 2005 के एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा ऐसा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम कल उद्देश्य और महत्व को इससे पहले हम बता चुके हैं। तो उद्देश्य और महत्व से ही क्वेश्चन है जो कि आपको दिसंबर 2019 में पूछा हुआ है। ये आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन है वह कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक सांस्कृतिक। आप जानते हैं कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ ही रहे होंगे। सामाजिक पर्यावरण मतलब समाज से रिलेटेड, जो आसपास से रिलेटेड जो चीज है उसको सामाजिक पर्यावरण कह देंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक में सभी चीज आ जाता है। तो सांस्कृतिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पर्यावरण के विषय में आ जा रहा है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा कह रहा है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरणों के प्रति बच्चे की जिज्ञासा, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। और चौथा कह रहा अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल आप लोग जानते होंगे। गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है कि शारीरिक कौशल जो है उसको हम लोग गत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करवाने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ कह रहा है कि उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका ये पहला जो ऑप्शन है वह कह रहा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट। ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के या पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को ये फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा कह रहा पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक, अब यहाँ पर संख्यात्मक कौशल का विकास, कौशलों का विकास करना, ये हमें लग रहा है यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो है वह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन को ही हमको खोजना है। तो नहीं जो है यही अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है कि यह पर्यावरण के शिक्षण के, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रहा है।
बाद बाकी सभी पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे का जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है। उसी तरह से अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से अब बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को बता रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन बता रहा है, इसीलिए एप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसके द्वारा संख्यात्मक कौशलों का विकास कर, जबकि संख्यात्मक कौशलों का विकास जो है वह पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन के उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इसको कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोगों को बताए थे कि पर्यावरण जो है मुख्य रूप से हमारे जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण है वह कक्षा 3 के और कक्षा 5 के पुस्तकों से में वर्णित है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है, किस तरह से संकलन हुआ है इसका, क्या संकलित करता है, तो पर्यावरण के महत्व और उद्देश्य से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि उसमें लिखा हुआ था, जैसा कि हम बताए, इससे पहले हम बताए हैं कि कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है। तो किस तरह के विषयों को उसमें संकलित किया गया है इसके विषय में पहला ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन में पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा, तीसरा ऑप्शन में विज्ञान की अवधारणा, चौथा ऑप्शन में पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ये 3-4 ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा है, चूंकि हम लोग बात किए थे कि कक्षा 3 से 5 एक विषय क्षेत्र है जो क्या संकलित करता है, संकलित क्या करता है कि इसके विषय में हम लोग 2019 में, दिसंबर 2019 में यह पूछा हुआ है। 2019 में यह पूछा हुआ है, 2019 के सीटेट एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। तो इसको आपको यह कह रहा है कि जब हम बताएं आपको कि शुरुआती दौर में जो 1975 में हुआ था, तो उसमें 1977 में जब लागू हुआ तो उस समय में सिर्फ उसमें पर्यावरणीय शिक्षा को जोड़ा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये सारे चीजों को जोड़ा गया है। वह क्या क्या जोड़ा गया था कि पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को जोड़ा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे पहले तो सामाजिक अध्ययन को वह पर्यावरण शिक्षा से जोड़ा था, लेकिन यह धीरे धीरे इसमें क्या सब जोड़ा गया, वह 3 से 5 के विषय में संकलित कर दिया गया कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जो कि आपका सीटेट 2019 में, सीटेट 2019 के दिसंबर वाले में पूछा गया था। तो इसको यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 3 से 5 के विषय में क्या संकलित किया गया था। तो उसमें पर्यावरण शिक्षा के साथ साथ सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों, संकल्पनाओं मतलब कंसेप्ट, और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। अब यहाँ कह रहा नहीं रखा गया, क्यों? अब यहाँ कह रहा है कि उसके मुद्दों को नहीं रखा गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में इसको रखा गया था, लेकिन शुरुआती दौर में इसको नहीं रखा गया। तो क्यों नहीं रखा गया? तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चे, अब कह रहा है कि इसमें पहला जो ऑप्शन है ये भी जुलाई 2019 के सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। बी कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। सी कह रहा है कि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और डी कह रहा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। अब पर्यावरण अध्ययन के
कंसेप्ट और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में क्यों नहीं रखा गया, जबकि हम लोग यह कह रहा है कि नहीं रखा गया, क्यों? तो इसको हम लोग इस रूप में देखते हैं कि शुरुआती जब 1977 में इसको लागू किया गया था, जब 1977 में इसको लागू किया गया था, तो उस समय में पर्यावरण शिक्षण को या के साथ इन चीजों को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जोड़ा गया। कह रहा है कि क्यों नहीं जोड़ा गया, तो कह रहा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से में देखते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि ये जो 5 क्लास तक के बच्चे, कह रहा है कि उसका जो आयु वर्ग है, उस समय का आयु वर्ग, वो अपने परिवेश को अच्छे तरीके से या समग्र रूप से नहीं समझ पाते थे, इसीलिए इन मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों को उसमें नहीं रखा गया था। तो एप्रोप्रिएट आंसर यही हो जा रहा है। बाद बाकी चीज जो है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, तो यह अच्छी युक्ति तो है ही, इसके साथ साथ कह रहा है कि ये अच्छी युक्ति है, लेकिन यह नहीं रखा गया था, इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए यह भी नहीं है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में इस प्रकार का निर्धारण नहीं किया था, तो यह भी आंसर नहीं होगा। एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखने में, समग्र रूप में इसको क्या कहता है, अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है कि क्यों नहीं उसको जोड़ा गया था, तो वह परिवेश को उस समय तक उसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की उतनी समझ डेवलप नहीं हो पाई थी, इसीलिए उन्होंने इस परिवेश को समग्र रूप में देखते, ये आंसर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कह रहा है कि किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा कह रहा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ये 4 है, इसका कूट दिया हुआ है कि केवल ए और डी, केवल ए, सी और डी। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, कूट दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके विषय में दिया जा रहा है कि ज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसका सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यह तो इंपॉर्टेंट लग ही रहा है, यह भी होना चाहिए। दूसरा कह रहा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। अब बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों को ज्ञान से जोड़ना, ये हमें एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। क्योंकि ये एप्रोप्रिएट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे का जो ज्ञान है वह शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने से क्या पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान को हम लोग फुलफिल कर सकते, महत्वपूर्ण है, नहीं है। तो इसको हम लोग ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से, हम लोग जानते हैं कि कक्षा में हम लोग पर्यावरण अध्ययन को सटीक तरीके से नहीं बता सकते हैं, या पर्यावरण अध्ययन जो है उसको हम लोग अगर हम कक्षा से बाहर 4 दीवारी, कक्षा के 4 दीवार से बाहर के अगर वातावरण को समझाए या बाहर ले जाकर उसको बताए, तो उसको वह बहुत ही एप्रोप्रिएट, बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो पर्यावरण अध्ययन को ये एप्रोप्रिएट लग रहा है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर रखना। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों का स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब स्थानीय ज्ञान को ये भी एप्रोप्रिएट लग रहा है। यह कह रहा है बच्चों का स्थानीय जो ज्ञान है वो विद्यालय के ज्ञान से, स्थानीय ज्ञान मतलब जो बाहर के पर्यावरण संबंधित जो ज्ञान है उसको अगर विद्यालय के ज्ञान से उसको जोड़ते हैं तो वह क्या होता है कि बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो ए, सी और डी ये अप्रोप्रिएट आंसर, तो ए, सी और डी इसके डी में लग रहा है। ये इसका इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ए, सी और डी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तीनों ऑप्शन जो है वह इसके
पर्यावरण अध्ययन में, ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये ऑप्शन आपका ए, सी और डी आंसर इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके बोर्ड पर है, आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं। अब कह रहा है कि स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। यह कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौशल के विषय में भी हम बताएंगे कुछ। यह कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है दिसंबर 2018 में पूछा हुआ है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड चीज जो है आपको बराबर पूछते रहता है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। अब पहला कह रहा है दिशात्मक कौशल, दूसरा कह रहा है स्थितीय कौशल, तीसरा कह रहा है चित्रण कौशल और चौथा कह रहा है ग्राफिक कौशल। तो इसका क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर? इसका अप्रोप्रिएट आंसर बताइए। आप लोग अगर बता सकते हैं तो कुछ बताइए, इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय, ये जो कह रहा है सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो स्थानों, दूरियों और, तो ये जो है सिर्फ दिशात्मक कौशल से क्या होता है कि सिर्फ दिशात्मक कौशल अगर हम करते हैं, सिर्फ दूरियों की जानकारी होती है। फिर कह रहा है कि चित्रण कौशल, ये भी चित्र से रिलेटेड जो है, चित्रों से रिलेटेड चीजों को बता रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूरियां, दिशाओं, तीनों चीज, स्थानों, दूरियों और दिशाओं को, तीनों के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो ये हमें लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह स्थिति, वहां का जो स्थिति है वह तीनों स्थिति को वह समझा रहा है कि स्थानों को, दूरियों को, दिशाओं को, तो उसके सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किस कौशल के माध्यम से हो रहा है? वह हो रहा है स्थितीय कौशल के माध्यम से। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा स्थितीय कौशल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस, अब देखिए आपको यहाँ कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। अब देखिए कि क्यों हम ईवीएस शिक्षण को कक्षा से बाहर जो है इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं या जोड़ते हैं कि जिससे कि वह उसका लर्निंग जो है विद्यालय के बाहर इसके जीवन से जोड़ने। जैसे हम लोग किसी चीज को हम कक्षा में बताते हैं और उसको हम टूर के माध्यम से या उसको बाहरी वातावरण के माध्यम से अगर उसको बताते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो यह कह रहा है कि क्यों इसको यह विद्यालय से बाहर करके बताने पर क्यों यह लगता है कि क्यों बाहरी जीवन से, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से यह क्यों ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ। पहला करा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा करा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा करा पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा करा पाठचर्या से बाहर जाना। ये आप जानते होंगे, किसी चीज को अगर हम एक्टिविटी के माध्यम से या कह सकते हैं हम लोग उसको क्रियात्मक रूप से अगर करते हैं, या जैसे हम लोग जो थ्योरी के माध्यम से बताते हैं वही चीजों को अगर हम उसको उसके दैनिक चीजों से दिखाकर या उसको बाहरी दुनिया को दिखाकर अगर उसको बताते हैं वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए इसमें देखते हैं पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये तो पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को थ्योरी के माध्यम से बताते हैं उसको हम लोग क्रिया करके या उसको एक्टिविटी के माध्यम से उसको बताते हैं, तो यह नहीं होगा। एप्रोप्रिएट आंसर आपका ये हो जाएगा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। चूंकि जो हम थ्योरी बताते हैं उसी को हम क्रियात्मक रूप से उसको बाहरी दुनिया से उसको लिंक करके बताते हैं। इसीलिए कहता है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं, जैसे विश्व में क्या क्या हो रहा है और पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको जोड़कर पाठ्य पुस्तकों से बताते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, कह रहा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से कहा या अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। अब अभी जो कुछ पौधा है वह पौधा गायब है।
ठीक है। कुछ पौधा ऐसा आप लोग भी फील कर रहे होंगे या आप अपने पूर्वज से पूछेंगे कि अपने वयोवृद्ध किसी बाबा से पूछेंगे कि हाँ हम लोग आप लोगों ने जो पौधा देखा वह पौधा अभी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं कि कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। अब कह रहा उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। यह कौशल है कि बच्चों में किस तरह के कौशल का डेवलपमेंट हो रहा है, यह पूछने को किस तरह के कौशल। अब पहला है कि चर्चा करना, क्या आप क्या वयोवृद्ध अपने वयोवृद्ध बाबा से या अपने पूर्वजों से यह पूछ रहे हैं कि या अपने बाबा से यह पूछ रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं उसके साथ। दूसरा कर रहा अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तीसरा कर रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ रहे हैं। या चौथा कर रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, उसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें आप इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो पहले जो पौधा था क्या अभी वह पौधा अवेलेबल है कि नहीं है, इसके विषय में आप अपने बाबा या अपने वयोवृद्ध से पूछ रहे हैं। तो ये जो है कह रहा है कि यह अपने बाबा से पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं आप या तो अपने वयोवृद्ध से पूछकर अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम यह नया पौधा आ रहा है या पुराना जो पौधा हुआ गायब हो गया है। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका कि आप एक तरह से एक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करके वह बताना चाह रहे हैं कि जो पुराने पौधे थे धीरे धीरे अगर पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं रखें तो पुराना पौधा क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा या उसको काट दिया जाएगा या वह पौधा हमें नहीं दिखेगा। तो हमारे जो कमिंग जो लोग आएंगे या जो नए जनरेशन आएंगे वह जो पौधा अभी हम देख रहे हैं अगर पर्यावरण को सही तरीके से हम नहीं रखे तो वह क्या हो जाएगा, वह फिर गायब हो जाएगा। तो यह अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों और की तुलना में कमजोर है, यह एक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेरियोटाइपिंग की बात आ गई, यहाँ भी रूढ़िवादिता की बात आ रही है। कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है, डैश है। मतलब यह भी दिसंबर 2018 में पूछा है। तो यहाँ कह रहा है कि मिथक है या रूढ़िबद्ध धारणा है या वैज्ञानिक तथ्य है या अंधविश्वास है। अब हम कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं या बहुत सारे रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह क्या है, एक हम कह सकते हैं यह मिथक मतलब होता है एक कथा टाइप का है। या एक कहते हैं जैसे बिल्ली का रास्ता काटने से कहता है कि बिल्ली जब रास्ता काट देती तो हम लोग कहते हैं क्या कि आज का दिन खराब हो गया, या हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं आज अब शगुन हो गया। लेकिन यह क्या है, एक मिथक है, यह मिथक है, एक मिथक है यह। तो उस मिथक को हम लोग इस तरह यहाँ मिथक नहीं कह सकते, यहाँ जो है वह मिथक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर होती है। यह पूरी तरह से रूढ़िवादी धारणा है। और रूढ़िवादी धारणा यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये अप्रोप्रिएट स्टेरियोटाइपिंग है, जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि महिलाएं जो है वह पुरुषों से कमजोर होती है। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका रूढ़िवाद धारणा हो जाएगा। इस तरह से आप देख लिए कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और महत्व के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपके सामने हम रखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एबीएस में आप 30 में से 30 कैसे ला सकते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाते हैं तो आपकी गारंटी है कि आपको पेडागोजी में 15 मार्क्स के पेडागोजी में 15 मार्क्स आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सभी अपने अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और एसीएस क्लास में फिर से एएससी क्लास में फिर से आप जुड़िए और इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जुड़ने के लिए।